नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ आज जन्म कुंडली अध्ययन के सरल तरीके का भाग तीसरा यानी कि तृतीय भाग को लेकर। इस भाग में हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने दो भागों में कुंडली निर्माण को लेकर, भावों को लेकर, कुंडली के ग्रहों के संबंधित कुछ विषयों पर हमने चर्चा की है। आज ग्रहों पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रहों के बल पर सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। अंशों से ग्रह बली होता है जब युवा अवस्था में होता है। ऐसे ही ग्रह की 5 अवस्था होती है। किसी भी राशि में 30 डिग्री तक ग्रह रहता है। 1 से 30 डिग्री तक अगर ग्रह है तो 5 अवस्थाओं में ये इनको बांटा गया है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये एक सरल विषय है। इसमें विषम संख्याओं में जो ग्रह होगा उसका क्रम रहेगा कि पहले 1 से 6 डिग्री तक ग्रह बाल अवस्था में रहता है, 60 डिग्री से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था में होगा और 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था में ग्रह कहा जाएगा। 19 डिग्री से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था में रहेगा और उसके बाद 25 डिग्री से 30 डिग्री तक मृत अवस्था में ग्रह रहता है। विषम राशियों में ये प्रभाव ग्रह का रहेगा, ये अवस्थाएं रहेंगी। और अगर सम राशियां हैं जैसे कि 2, 4 और 6 वृषभ, कर्क इत्यादि, तो इन राशियों में ग्रह ठीक विपरीत अवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे कि 1 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था में रहेगा, 60 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्ध अवस्था में रहेगा और इसी के अनुसार ये क्रम बना रहेगा और 25 से 30 डिग्री तक बाल अवस्था में हो जाएगा। सम और विषम राशियां अंश बल के आधार पर आवश्यक रूप से ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो ग्रहों का ये बल होता है। उसके बाद में ग्रहों का कारकत्व है, ग्रहों का अति विशिष्ट कारकत्व है और स्थान बल है। जहां पर ग्रह विराजमान होंगे, कहां पर दिग्बली होंगे, कहां पर स्थान बली होंगे और स्वराशिस्थ होंगे, उच्च के होंगे, मित्र राशि में होंगे। इस प्रकार से भेद ग्रहों का करना चाहिए। जब कुंडली अध्ययन होगा तो ग्रहों का बलाबल अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए। तो आज हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। सूर्य आदि ग्रह यानी कि समस्त 9 ग्रहों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कारकत्व है और कहाँ पर अति विशिष्ट कारकत्व है। तो अगर ग्रह कुंडली में विद्यमान है और इन बलों को अर्जित किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसके शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। और यही उल्लेखनीय भी है कि ग्रह अगर बली होगा तो अच्छे परिणाम देने में सक्षम होता है। वहीं पे अगर ग्रह बलहीन है और विभिन्न अवस्थाएं हैं जैसे नीचगत है, शत्रु राशिस्थ है और मृत अवस्था में है या चंचल अवस्था में है यानी कि कुमार अवस्था में है, तो जो प्रभाव है वो ग्रहों की स्थिति अनुसार ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो हम ग्रहों के कारकत्व की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रह को समझ लेते हैं। सूर्य लग्न में और 9वें भाव में कारक होते हैं, 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं और अगर 11वें भाव में अगर स्थित हों तो कुंडली में विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं, अति विशिष्ट कारक कहा गया है। इसी प्रकार से चंद्रमा 4th भाव में विशेष कारक कहे गए हैं और यहाँ पर स्थान बली भी होते हैं और दिग्बली भी 4थे ही स्थान में होंगे। अगर लग्न में ये प्रभाव डालते हैं या लग्न में स्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को बहुत ही अच्छे परिणाम देने में सक्षम होते हैं। 7वें भाव में भी अति विशिष्ट कारक चंद्रमा हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जीवन साथी के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देते हैं, व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं। अब मंगल की बात करते हैं तो मंगल 3रे भाव और 6ठे भाव में कारक बन जाते हैं और ये दिग्बली होते हैं 10वें भाव में। ऐसे समय में व्यक्ति को सर्वाधिक श्रेष्ठ परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं। 10वें भाव में ही मंगल अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। अगर कुंडली में शुभ अवस्था है मंगल की और ग्रहों का सामंजस्य ठीक बैठता है तो उच्च पद, उच्च परिणाम देने में सक्षम होते हैं। कुंडली में बुध 4थे और 10वें भाव में कारक होते हैं, 1st भाव में दिग्बली हो जाते हैं और अगर ये बुध शुभ अवस्था में 11वें भाव में स्थित हो जाएं तो अति विशिष्ट कारकत्व
प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति विभिन्न संसाधनों से कई क्षेत्रों में धन लाभ अर्जित करता है और धन की ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। व्यापार में विशेष उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है और अपनी पूरी बुद्धि से लोगों को प्रभावित करता है और प्रशंसा अर्जित करता है। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में कारक कहे जाएंगे। बृहस्पति ग्रह लग्न में हो तो दिग्बली होते हैं और 5वें और 9वें भाव में अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति की भी शुभ अवस्था व्यक्ति को अति विशेष परिणाम देती है अगर इन्हीं स्थानों पर बृहस्पति विराजमान हो। बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान बन जाता है और मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च पद की प्राप्ति, धन, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में शुक्रदेव समस्त सुख संपत्ति देने वाले, समस्त प्रकार के भोग विलास, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति देने वाले ऐसे ग्रह, ये ग्रह सप्तम भाव के कारक कहे गए हैं। शुक्रदेव चौथे भाव में दिग्बली होते हैं और 12वें भाव में अगर स्थित हो जाएं तो शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। वैसे चौथे भाव में भी इनको विशिष्टता प्राप्त है, लेकिन 12वें भाव में अति विशिष्ट हो जाते हैं। सप्तम भाव में भी विशेष शुभ प्रभाव देने में सक्षम होते हैं और चौथे भाव में ये विशेष व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, विशेष सुख दिलाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव हैं। शनिदेव छठे, 8वें, 10वें वो 12वें भाव के कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। ये ग्रह तीसरे और छठे भाव में अगर स्थित हो जाएं शुभ अवस्था में तो ऐसे समय में इन्हें अति विशिष्ट कारकत्व प्राप्त होता है। कुंडली में जातक को विशेष प्रभाव और बल देने वाले शनि ग्रह बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शनिदेव अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। राहु के बारे में इतना कह सकते हैं कि राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में कारक होते हैं और इन्हीं तीसरे, छठे और 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह, योग कारक ग्रह कहे जाएंगे। और अंत में केतु के बारे में भी जान लेते हैं। केतु दूसरे और 8वें भाव में कारक ग्रह कहे जाते हैं। दूसरे 8वें भाव में ही अगर केतु स्थित हैं तो यहाँ पर अति योग कारक और अति विशिष्ट कारक ग्रह कहे जाएंगे। तो इसी प्रकार से इन ग्रहों के बारे में हमने जान लिया कि समस्त ग्रह किस प्रकार से किन किन भावों में कारक होते हैं और अति विशिष्ट कारक ग्रह किन भावों में स्थित होने पर ये हो जाते हैं। तो साथियों, हमने आज ग्रहों के कारकत्व और उनके बल को लेकर चर्चा की है। कहाँ पर कारक होंगे कुंडली में और कहाँ पर अति विशिष्ट कारक होंगे, किन स्थानों पर अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं, बली हो जाते हैं और जातक को शुभ परिणाम देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते। इन बातों को हमने जाना है। हम शीघ्र ही जन्म कुंडली अध्ययन के सरल तरीके का भाग चतुर्थ हम लेकर आएंगे। चौथे भाग को हम शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। ये तीसरा भाग था जिसमें हमें थोड़ा विलंब हुआ किसी कारण से, लेकिन हम निरंतर जन्म कुंडली अध्ययन को लेकर कई कार्यक्रम आपके बीच में पेश करेंगे। तो आपका साथ बना रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो हमसे जुड़े रहें। हम अगले कार्यक्रम में शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।